नवरात्रे टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा सेशन चल रहा है फाइनल अकाउंट्स का। इससे पहले हमने सीखा हाउ टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई इनकम एंड एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद फिर हमने बैलेंस शीट को, उसकी जो मेन क्लासिफिकेशन है उनको डिस्कस किया और इन डिटेल में इस चीज़ को बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है, कौन सी असेट साइड में क्या क्या आइटम आएंगी और लाइबिलिटीज़ में कौन क्या क्या आएगा। तो बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी एडजस्टमेंट की। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट जिसका हिंदी में मतलब होता है समायोजन। मीन्स वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चाहे वो इनकम साइड की हैं या एक्सपेंडिचर साइड की हैं, यदि उनकी पेमेंट उसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर नहीं हुई हैं ड्यू टू मल्टीपल रीज़न, उसके बाद हुई हैं, यानी कि 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग हो जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, यदि वो उसके बाद हुई हैं तो वो जो पेमेंट है वही उसी को ही एडजस्टमेंट कहा जाता है। और किसी भी बिजनेस के अंदर एडजस्टमेंट का होना, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उन एडजस्टमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लैरिटी नहीं आ सकती है। तो जो हमारा, यदि हम मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करें तो उसमें भी यही बताया गया है, इनकम आइदर एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट, एक्सपेंडिचर एक्चुअल पेड और नॉट, बट ऑल आर टू बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। तो इसकी जो अब नेक्स्ट इसकी जो हमारी डेफिनेशन है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज आर दोज एंट्रीज, मीन्स कि एडजस्टमेंट एंट्रीज वो एंट्रीज हैं विच नीड टू बी पास्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कि उसको उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर पास करना ज़रूरी है, सो दैट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी शोन, ताकि बिजनेस की सही पोजीशन प्रॉफिट और लॉस की शो की जा सके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ एडजस्टमेंट। मीन्स ये एडजस्टमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है और इसकी नीड क्या है। आइए देखते हैं। टू शो द ट्रू इनकम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की सही इनकम को रिफ्लेक्ट करना। नेक्स्ट है टू शो द असेट्स एंड लाइबिलिटीज एट देयर एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो असेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू करना। किस सेंस में, अब जैसे हमें पता है कि जो हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके हमने रिफ्लेक्ट, मतलब जो वो एक्चुअल वैल्यू है उसको आउटर पे रिफ्लेक्ट करना है। ठीक इसी तरह से लाइबिलिटीज़ के अंदर जो कैपिटल है, अब कैपिटल में जो प्रॉफिट ऐड हुआ है, मतलब जो प्रॉफिट है उसको ऐड करना है, और यदि लॉस हुआ है तो उस कैपिटल में से लॉस को माइनस करना है। और यदि ऑनर ने ड्राइंग है, यानी कि ऑनर ने अपने यूज़ के लिए पैसा निकाला या गुड्स निकाली, वो उसमें से माइनस होगा। इनकम टैक्स है, यदि इनकम टैक्स ऑनर ने अपनी पॉकेट से पे किया है तो ठीक है, नहीं तो बिजनेस में से माइनस होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम है, यदि वो इंडिविजुअल मतलब ऑनर ने अपनी पॉकेट से दिया तो ठीक है, नहीं तो वो बिजनेस में से माइनस होगा। और जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगा वो ऐड होगा। तो इस तरह से वो फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू रिफ्लेक्ट होएगी, चाहे वो बैलेंस, चाहे वो असेट्स की है या लाइबिलिटीज़ की है। तो नेक्स्ट है हमारा टू रिकॉर्ड ओमिशन ड्यूरिंग द ईयर। यदि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कोई गलती हुई है वो उसको रिकॉर्ड करना। टू रिकॉर्ड ऑल आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस इनकम, वो इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग क्या है, जो अमाउंट पेएबल था यानी कि ड्यू था, यदि वो हमने किसी कारण ड्यू टू मल्टीपल रीज़न हमने वो नहीं पेमेंट कर पाए और उसको क्लोजिंग ईयर के, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद हमने किया है, तो वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करना। और उसके बाद एडवांस इनकम यदि हमारे पास कोई आई है, किसी फर्म ने हमें एडवांस पेमेंट कर दी, चाहे वो सर्विसेज की या सप्लाई ऑफ गुड्स की है, लेकिन वो उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में किसी कारणवश ना हो पाई, तो वो उनको रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट है टू क्रिएट रिजर्व एंड प्रोविज़न। अब ये रिजर्व क्या है कि कई फर्म ऐसी होती हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो है रिजर्व में रख लेती हैं, ताकि
जिस ईयर में किसी ईयर में लॉस होगा तो वो उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट कर लेती हैं। और उसके बाद है क्रिएट प्रोविज़न जो हमारे डेब्टर हैं उनको डिस्काउंट का प्रोविज़न करना, या फिर वो उनके लिए या ये बैड डेब्ट का प्रोविज़न करना, तो ये डेब्टर से ही होगा। अब नेक्स्ट है टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब जैसा कि हमें पता है जो हमारी ट्रायल बैलेंस है उस क्यों बनाया जाता है, ओनली टू चेक द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी, नथिंग एल्स। जो ट्रायल बैलेंस है वो हमें क्लियर पिक्चर नहीं देता है, जस्ट हम अर्थमेटिकली एक्यूरेसी उससे चेक कर सकते हैं। तो ये जो इससे क्या है, ये बैलेंस शीट जो है वो उसकी लिमिटेशन को पार करती है। नेक्स्ट है टू रिकॉर्ड ऑल द एक्रूड एंड एडवांस इनकम। जितनी हमारी एक्रूड इनकम, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग है वो सारा एक्रूअल बेसिस पे है, यानी कि एक्रूड इनकम वो है जो हमारे ड्यू तो थी। अब जैसे मान लो हमारा इंटरेस्ट 3,000 रुपये आना था और हमारे पास उसका मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर था उसमें आया 2500, और 500 रुपये जो बाकी लेफ्ट आउट है वो मार्च के बाद आए, यानी कि मई में आए या अप्रैल में आए। लेकिन हम जब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो उसी ईयर के अंदर ही करेंगे, तो वो एक्रूड इनकम। या कोई एडवांस इनकम हमारे पास आई हुई है, जो मतलब एडवांस इनकम तो आ गई, या हमने सर्विसेज देनी थी या गुड सप्लाई करनी थी, मगर वो अभी हमने की नहीं है, तो वो एक किस्म से हमारी लायबिलिटी स्टैंड कर रही है जब तक हम उस काम को पूरा कर नहीं लेते। तो नेक्स्ट है टू रिकॉर्ड दो ट्रांजेक्शन विच वर अर्लियर लेफ्ट। उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जो किसी कारणवश छूट गए थे। तो ये तो थे इनकी डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ एडजस्टमेंट। तो अब हम जो मेन एडजस्टमेंट है उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो अब ये हमारी जो है मेन एडजस्टमेंट है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट हैं जो कि कॉमनली एग्ज़ाम में आती हैं, 1 से लेकर 20 तक हैं। अब इनको वन बाय वन करके हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम ले रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब सबसे पहले हमें ये समझना है ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। अब यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें यह समझ लेना चाहिए कि इसकी वैल्यूएशन हो चुकी है, और इसलिए इसका एक ही इफेक्ट पड़ेगा, और इसका वो इम्पैक्ट जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो सीधा बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट के एंड में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और यदि क्लोजिंग स्टॉक बाहर लिखा हुआ है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस के बाहर यदि क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसकी जो मतलब वो है वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद हुई है, यानी कि 31 मार्च को ना होके अप्रैल मई में, मतलब वो उसके बाद ही हुई है। और इसके लिए इसका ड्यूअल इफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है। तो ड्यूअल इफेक्ट, अब जो एक एंट्री जो है वो जाएगी सीधी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे एक एंट्री जाएगी क्लोजिंग स्टॉक सेल के एग्जैक्टली नीचे, और जो दूसरा उसका इम्पैक्ट होगा वो होगा सीधा बैलेंस शीट में असेट्स वाली साइड पे। तो ये तो था क्लोजिंग स्टॉक। अब नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि हमने एडवांस में दे दिए। एडवांस में किस सेंस में दे दिए? अब जैसे इंश्योरेंस की प्रीमियम है, या कोई टेलीफोन का बिल है, या कोई रेंट हमने एडवांस पे कर दिया, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस की हमारी प्रीमियम जो है वो मान लो 30 जून को एक्सपायर हो रही है, तो इसका मतलब जो है वो, और हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को, इसका मतलब हमें वो 9 महीने की इंश्योरेंस का प्रीमियम लेना चाहिए, ना कि पूरे साल का। अब बाई दी वे उसकी जो प्रीमियम है वो 12,000 की है, तो यानी कि 1,000 रुपये पर मंथ हो गई। अब उसमें से हमने क्या करना है कि जो 3 महीने हमने एडवांस पे कर रखा है वो उसको उसमें से माइनस कर देंगे। और वो माइनस कैसे करेंगे हम, जब क्योंकि ये हमें पता है ये जो टेलीफोन अपना इंश्योरेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होना है, तो हम क्या लिखेंगे इंश्योरेंस 12,000 लेस प्रीपेड,
अब प्रीपेड कितना है हमारा, टोटल हमने इंश्योरेंस पे किया 12,000, अब इसमें से लेस प्रीपेड कितना है हमारा 3,000, तो वहाँ पे वो इनर वाला कॉलम में 3,000 माइनस करके नेट इफेक्ट हमारा उसके अंदर 9,000 का आया प्रॉफिट एंड, और जो 3,000 रुपये हैं वो सीधा वहाँ पे जाएंगे एसेट्स वाली साइड पे, क्या लिखेंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस। तो नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, वो एक्सपेंसेस जो कि पेएबल थे यानी कि ड्यू थे विद इन द ईयर, मगर किन्हीं कारणों वो नहीं हो पाए। अब जैसे उनके क्या रीज़न हो सकते हैं, अब जैसे मान लो कोई फर्म अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी या वेजेस फर्स्ट ऑफ द मंथ पे करती है। अब क्यों मान लो आ गया 31 मार्च की सैलरी, बट नेचुरल है वो अप्रैल में जाएगी, लेकिन हमने अप्रैल में नहीं बुक करना है, उसे 31 मार्च को ही बुक करना है। और वो जो वेजेस मतलब सैलरी मार्च की है वो हमारी क्या है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब जैसे वेजेस है, वेजेस हमें पता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ट्रेडिंग अकाउंट को जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम उसको डेबिट में दिखाएंगे। जो मान लो वेजेस पहले हमने दे रखे हैं 11,000 और 1,000 रुपये वो जो अभी हमने पे करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वेजेस 11,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, टोटल हो गए 12,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे 12,000। अब जो आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपये वेजेस था वो जाएगा सीधा लाइबिलिटी वाली साइड पे। ऐसे ही सैलरी है, सैलरी मान लो हमने 3,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, 11 महीने की हम दे चुके हैं और 1 महीने की मार्च की अभी हमने पे करनी है, तो वो किस में आएगा, वो भी ऐसे ही आएगा, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को होता है, डेबिट होती है क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और वो हमने उसमें से सैलरी जो हम दे चुके हैं 33,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, टोटल 36,000 रुपये डेबिट हो गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और उसके बाद वो जो 3,000 हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हम असेट्स वाली लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मतलब वो इनकम जो कि अभी हमने अर्न नहीं की है। अब जैसे मान लो किसी फर्म को हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी या कोई हमने गुड्स सप्लाई करनी थी, और लेकिन इनकम आ गई, पैसा आ गया हमारे पास, लेकिन हमने वो चीज़ उनको वो अपनी सर्विसेज जो असाइंड थी उनको नहीं किया है, तो वो हमारी इनकम है। उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इनकम वो तो रिफ्लेक्ट कर देंगे, लेकिन साथ साथ में हम उसको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी वाली साइड में अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि वो अभी जॉब हमने असाइन हुई थी अभी हमने नहीं किया है, तो इसलिए वो हमारी लायबिलिटी है जब तक वो काम पूरा हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम है जो कि ड्यू है, लेकिन उसको अभी ड्यू है, हमें अभी वो मिली नहीं है। मान लो बैंक से हमारे पास इंटरेस्ट आना है, पूरे साल का इंटरेस्ट मान लो आना है 5,000। अब हमारे पास जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही हैं तो आया 3,000। अब जो 2,000 रुपये है वो एक्रूड है, तो हम उसको क्या करेंगे, वो अब मान लो आना है मई में, तो लेकिन हम उसको अकाउंट फॉर करेंगे उसी फाइनेंशियल ईयर में ही, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट 3,000, एक्रूड इंटरेस्ट 2,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, यानी कि हम ऐसा दिखा के टोटल दिखा देंगे 5,000। अब वहाँ पे ये तो हो गई प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, अब उसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे एक्रूड इंटरेस्ट। तो इस तरह से ये हमारी एक्रूड इनकम। तो अब आज के इस सेशन में हम ये अब डिस्कस कर रहे हैं मेन एडजस्टमेंट को। तो हमने यहाँ पे 1 to 5 इस सेशन में कवर अप किए हैं। जो बाकी लेफ्ट आउट हैं 6 से लेके 20 तक, इनको आने वाली वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा, यदि हमने ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है तो जो पहले वीडियो रिलीज़ हो चुकी हैं और जो अब हुई है या जो आने वाली हैं, इनको हम देखें, समझें और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, ताकि ये फंडा हमारे लिए हमेशा के लिए क्लियर हो पाए। और वंस अगेन व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बाय द वे उनको कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स दें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।